नमस्कार। सत्ता में आप सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। मैं हूं निशान चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियों से एक साथ। आज पहले आपको बिहार के मदरसों वाला कलेश दिखाएंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने के चेयरमैन ने दावा किया है कि मदरसों में काफिर वाला ज्ञान दिया जा रहा है और पाकिस्तान में छपी किताबें पढ़ाई जा रही हैं। इस पर बड़ा बवाल हो गया है, इसीलिए पहली गूंजी इसी खबर पर खोलेंगे। फिर कोलकाता के शमशान घाट के उस कर्मचारी से मिलवाएंगे जिसने टीवी9 भारतवर्ष पर बड़ा दावा किया। क्या मृतक डॉक्टर के शव को जल्दबाजी में जलाया गया? सोचिए जरा, इस पर पिता के दावे पर भी आज आपको जरूर सुनने चाहिए। इस बीच सीबीआई को आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत मिल गई है। फिर केंद्र की 45 लैटरल भर्ती पर शुरू हुए सत्ता के कलेश पर गूंजी है, जिसे राहुल गांधी ने पिछड़ों का हक छीनने की कोशिश बताया। तो केंद्र का जवाब है इसकी सिफारिश यूपीए सरकार के समय हुई थी। लेकिन आखिर ये लैटरल भर्ती क्या है और इस पर इतना विवाद क्यों है, ये भी समझेंगे। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। एक बड़ी खबर कर्नाटक से है, जहां मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को हाईकोर्ट से राहत मिली है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि जब तक मूडा मामले पर सुनवाई चल रही है तब तक सिद्धरामैया पर कार्रवाई न की जाए। मुख्यमंत्री ने गवर्नर के केस चलाए जाने के आदेश को कोर्ट में चैलेंज किया। इस पर अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन और पोलैंड के दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम 21 और 22 अगस्त को पोलैंड में रहेंगे और फिर 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी का यह पहला कीव दौरा होगा, जहां वो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात करेंगे। एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के उधमपुर से है, जहां सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर आज आतंकियों ने हमला कर दिया। इसमें सीआरपीएफ के एक जवान जो है वो शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि आतंकियों और जवानों के बीच एनकाउंटर अभी भी जारी है। और कुछ दिन पहले राजस्थान के उदयपुर में चाकूबाजी में घायल हुए 10वीं के जो छात्र हैं उन्होंने दम तोड़ दिया। उसका पिछले 3 दिनों से अस्पताल में इलाज चल रहा था। इस घटना के बाद शहर में जमकर हिंसा हुई थी। फिर नाबालिग आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन भी हुआ। आज सत्ता में हम सबसे पहले उस कलेश की बात करने जा रहे हैं जो बिहार के मदरसों पर शुरू हुआ। और इस कलेश का केंद्र है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरमैन प्रियांक कानूनगो, जिन्होंने बिहार में चलने वाले मदरसों को लेकर ऐसा दावा किया है जिससे धार्मिक के साथ कई सियासी चिंगारियां भी भड़क गई हैं। दावा है कि बिहार के मदरसों में छात्रों को काफिर वाला ज्ञान दिया जा रहा है। इस दावे के साथ प्रियांक कानूनगो की ओर से एक किताब का भी जिक्र किया गया है, जिसका नाम है तालीम उल इस्लाम। इस किताब में क्या है यह आपको बताएंगे, लेकिन पहले सत्ता में सुनिए एनसीपीसीआर चेयरमैन के वो 7 दावे जिन पर बड़ा बवाल है। प्रियांक कानूनगो के अनुसार बिहार के मदरसों में कट्टरवादी शिक्षा दी जा रही है। एक्सक्यूज मी। बिहार के मदरसों में कट्टरपंथी पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का यह भी दावा है कि मदरसों में तालीम के नाम पर कट्टरवादी एजेंडा चल रहा है। इसके लिए मदरसों में छात्रों को तालीम उल इस्लाम नाम की किताब पढ़ाई जा रही है और मदरसों में आने वाले बच्चों को यह बताया जा रहा है कि गैर मुस्लिम काफिर होते हैं। प्रियांक कानूनगो के एक दावे पर बड़ा विवाद हो गया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि मदरसों के पाठ्यक्रम में शामिल किताबें पाकिस्तान में छापी गई हैं और साथ ही उन्होंने बिहार के मदरसों में हिंदू बच्चों के दाखिले को लेकर भी चिंता जाहिर की है। अपने इन दावों को साबित करने के लिए एनसीपीसीआर चेयरमैन ने अपने एक्स पोस्ट में तालीम उल किताब नाम के कुछ सवाल भी शेयर किए हैं, जिनमें बहुत आग है। लेकिन पहले सुनिए एनसीपीसीआर चेयरमैन के दावे पर क्या सफाई आई है और क्या आरोप लगाए गए। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो के अनुसार मदरसों में तालीम के नाम पर कट्टरवादी एजेंडा चल रहा है। तो आरजेडी का आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर नफरत के बीज बोने की कोशिश हो रही है। एनसीपीसीआर के अनुसार मदरसे में बच्चों को काफिर बनाने वाला ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार मदरसों में ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। प्रियांक कानूनगो ने यह भी दावा किया है कि जो मदरसों में पाकिस्तान में छापी गई किताबें पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन इस पर बोर्ड की सफाई है कि किताबें पाकिस्तान नहीं बल्कि दिल्ली से आई हैं। प्रियांक कानूनगो ने बिहार के मदरसों को लेकर जो दावे किए हैं उसमें उन्होंने किताब का जिक्र किया है
जिसका नाम है तालीम उल इस्लाम। इसके कुछ सवाल और जवाब भी उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में दिखाए। आज हमने भी इस किताब के बारे में काफी रिसर्च की। एनसीपीसीआर चेयरमैन के अनुसार इस किताब के पहले हिस्से के एक पेज पर कुछ सवाल लिखे हैं जो बहुत विवादित हैं और उन्हें मदरसे के छात्रों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे दावा यह है कि एक प्रश्न ये किया गया है कि जो लोग अल्लाह पर विश्वास नहीं करते उन्हें क्या कहा जाता है, तो इसके जवाब में लिखा हुआ है जो लोग अल्लाह पर विश्वास नहीं करते हैं उन्हें काफिर कहा जाता है। इसके अलावा एक सवाल है जो लोग अल्लाह के बजाय दूसरे वस्तुओं की पूजा करते हैं, 2 या 3 देवताओं में विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब में किताब में लिखा है ऐसे लोगों को काफिर या मुशरिक कहा जाता है। इस दावे पर हमने खुद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरमैन प्रियांक कानूनगो से बात की। सबसे पहले सुनिए उनका क्या कहना है, फिर आपको इस दावे पर मचा कलेश दिखाएंगे। वो एक पाकिस्तानी पब्लिश्ड किताब मिलती है जो कराची में छपी है उर्दू बाजार में। उसका जब मैं अंग्रेजी तर्जुमा देखता हूँ तो उस अंग्रेजी तर्जुमा पेज नंबर 20 पे जो है ये लिखा मिलता है कि जो लोग एक से अधिक भगवान में मानते हैं वो काफिर हैं, वो मुशरिक हैं। गलत बात है, और ख़ास तौर पे तब और भी गलत बात है कि ये आप हिंदू बच्चों को बता रहे हो, क्योंकि मदरसा बोर्ड से एफिलेटेड मदरसों में हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे हैं। ये और ज़्यादा गलत तब हो जाता है जब इन मदरसों को सरकार फंड भी कर रही है, और ये और भी ज़्यादा गलत तब हो जाता है जब ये सिलेबस बनाने का काम यूनिसेफ ने किया है। हम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिसमें हम किताबें पाकिस्तान की बुलवा के पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने का काम कर रहे हैं? हम बिहार सरकार को कई दिनों से इस बारे में बताते आए हैं कि हिंदू बच्चों को मदरसे से बाहर निकालिए। बिहार के एक मदरसे में पिछले दिनों बम फटा, एक मौलवी मारा गया, बच्चे घायल हुए। बच्चों को बम बनाना सिखा रहा था, उसके बावजूद बिहार अनमैप्ड मदरसों की मैपिंग नहीं कर रहा है। मदरसा बोर्ड जैसी संस्थाएं बच्चों के शोषण में रत हैं, इनको बंद कर देना चाहिए। एनसीपीसीआर के चेयरमैन ने किताब में जिस सवाल का जिक्र किया है उसका केंद्र है काफिर। लेकिन आखिर ये काफिर क्या होता है, कौन होता है काफिर? सोचिए, इस पर भी हम आपको सत्ता की कुंजी दिखाते हैं। दरअसल काफिर एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है अस्वीकार करने वाला, गैर मुस्लिम, जो खुदा को ना माने। इस शब्द का इस्तेमाल अलग अलग संदर्भों में गैर मुस्लिमों के खिलाफ होता रहा है। प्रियांक कानूनगो के अनुसार इस सवाल के जरिए मदरसों में कट्टरवादी एजेंडा चलाया जा रहा है, लेकिन जेडीयू इस दावे पर बीजेपी को घेर रही है। जबकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सफाई क्या है, इसको एक रील में देखते हैं। इसके जो लेखक हैं वो हज़रत अल्लामा मुफ्ती आज़म किफ़ायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह है, जो भारत के ही रहने वाले हैं। और इस तरह के जो बातें आई हैं कि वो पाकिस्तान में है, तो ये इस चीज़ को हम लोग नहीं मानते। देखिए, अभी तक हम लोगों को इस तरह का रिपोर्ट नहीं मिला है। रिपोर्ट मिलने के पश्चात फिर उसका जायजा लिया जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। अब बिहार सरकार के लोगों को देखना चाहिए कि किस प्रकार के ऑफिसर्स उन्होंने बिठा रखे हैं जो पाप करते हैं और झूठ बोलते हैं। मैंने तो उनकी वेबसाइट नहीं बनाई ना, उन्होंने खुद वेबसाइट बनाई। ये सब चोर लोग हैं, असल में बदमाश लोग हैं, और खुद की चोरी को ढकने के लिए इस तरीके की चीज़ों का सहारा लेते हैं। एक कानून, एक विधान, एक संविधान और एक निशान लागू होना चाहिए। और अब जो है कॉमन सिविल कोड यहाँ पर लागू होना एकदम जरूरी हो गया है। नहीं तो इस तरह से नौजवानों को भड़काने का काम यह सारे मदरसों में हो रही है। बीजेपी धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम करती है, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे मदरसा हो, चाहे विद्यालय हो। तो इस तरह से अगर जहर बोने का काम कोई करता है तो उसके खिलाफ समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। और सत्ता में अब बात करते हैं एक अलग खबर की। हम बात करते हैं कोलकाता रेप और हत्या केस की, जिसमें रोज नई राजनीति हो रही है।
नई थ्योरी आ रही है, नए खुलासे हो रहे हैं, सीबीआई की जांच भी हो रही है, लेकिन पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल रहा है। Excuse me। इस घटना का पूरा सच सामने नहीं आ रहा है और सबसे दुख और चिंता की बात तो यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतरकर न्याय मांग रही हैं, जबकि हर नए खुलासे में, हर नए राज में, हर नई थ्योरी में संदेह और सवालों में ममता सरकार की पुलिस है। सत्ता में आज शमशान वाले राज को डिकोड करेंगे, जिसमें वो दावे हैं जो टीवी 9 भारतवर्ष पर शमशान के मैनेजर और कर्मचारी ने किए हैं, और वो आरोप भी हैं जिसमें पीड़ित माता पिता के प्रश्न भी हैं और पीड़ा भी है। सबसे पहले अपनी बेटी को खो चुके माता पिता के दर्द की बात करते हैं, जिससे सीधे सीधे राज्य की सरकार और पुलिस की नीयत पर संदेह होता है। कोलकाता की महिला डॉक्टर के माता पिता ने आरोप लगाया है कि अस्पताल ने पहले बताया बेटी ने खुदकुशी की है, उसके बाद अस्पताल में बेटी को 4 घंटे तक देखने नहीं दिया और पुलिस ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। पुलिस के कहने पर जल्दबाजी में शव को जला दिया गया। टीवी 9 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कोलकाता के पानीहाटी शमशान के मैनेजर ने भी जो कहा, उससे इस दावे को बल मिलता है। मैनेजर ने बताया कि ये पुलिस की ओर से महिला डॉक्टर के शव को जल्द से जल्द जलाने का आदेश था। सिर्फ आदेश ही नहीं था, बल्कि लोकल एमएलए, लोकल पार्षद भी वहां मौजूद थे। शमशान घाट के कर्मचारी ने भी टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में बताया कि महिला डॉक्टर के अंतिम संस्कार में जल्दबाजी की गई थी। उसने ये भी बताया कि शव के कान का हिस्सा गायब था। डॉक्टर के सिर पर चोट के निशान थे, सिर पर नाखूनों के जख्म के निशान थे। सवाल है कि आखिर शव को जलाने में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? शव का अंतिम संस्कार तीसरे नंबर पर होना था, लेकिन पुलिस के कहने पर सबसे पहले अंतिम संस्कार क्यों किया गया? आप पहले पिता की पीड़ा और आरोपी को सुनिए, और पिता की पीड़ा और आरोप को सुनिए। उसके बाद कोलकाता से आई रिपोर्टर रील हम आपको दिखाएंगे। क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में। उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। हम लोग तो क्या बोले, हम लोग तो पूरा चूर चूर हो गया। हम उसके लिए तो क्या बोलेंगे उसको। सवाल है, आखिर महिला डॉक्टर के शव का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार क्यों किया गया? क्या पुलिस सबूत मिटाने की कोशिश कर रही थी? क्या पुलिस शव से जुड़ी कोई बात छिपाना चाहती थी? वैसे पुलिस की दलील है कि उस वक्त ज्यादा भीड़ होने और छोटी जगह होने की दलील दे रही है, लेकिन ये दलीलें किसी के गले नहीं उतर रही हैं। आप 150 सेकंड की वो न्यूज रील देखिए, कोलकाता में उस जगह से तैयार की गई है जहां पर शमशान वाला पूरा खेल हुआ। तिलोत्तमा का पेरेंट्स ने ये आरोप लगाया है कि 9 तारीख की रात को पानीहाटी महाश्मशान में कोलकाता पुलिस जानबूझ के तिलोत्तमा का जो शव है जल्दी जल्दी उसको जला दिया, और आज यहाँ पानीहाटी महाश्मशान में आके ये पता चला, ये बात सच है कि उनको जलाने के लिए एक वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया था, ऐसा यहाँ का कहना है। पहले से यहाँ पे कोलकाता पुलिस ने बोल के रखा था, क्योंकि वीआईपी केस है, हाई प्रोफाइल केस है, इसीलिए जल्दी जल्दी करने का, क्योंकि जो रास्ता है वो शॉर्ट है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाता है। उसके पापा भी, बाबा भी, मम्मी कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं हम लोग को बोला नहीं, जो लाइन में ही चलो ऐसा कुछ नहीं हम लोग को बोला है। लेकिन इतना कंजेस्टेड हो गया इलाका, आदमी से ज़्यादा पुलिस था, वीआईपी एमएलए सर भी था, हम लोग का काउंसलर भी था इधर, और इतना गाड़ी हो गया, इलाका कंजेस्टेड हो गया, इसलिए बोला थोड़ा जल्दी करने के लिए। पुलिस बोला था अभी जो बॉडी आएगा तो हम लोग को बॉडी है, जो हमको बोला है तुमको तो मालूम है आरजीकर का घटना, हम हाँ मालूम, तो टीवी में देख रहे हैं तो मालूम तो होगा ही, प्रोजेक्ट को जितना जल्दी हो सके इतना रिलीज़ करो, क्या कि इतना पुलिस कंजेस्टेड होता है, हम लोग को भी तो इधर गार्ड देना पड़ेगा, इसलिए बोला है हम लोग ठीक है। एक तो अल्पवयसी लड़की देखने के लिए सबको भी खराब लगता है, तो ठीक है उसको लाइन थोड़ा वीआईपी कोटा में चलो। अच्छा, उस दिन क्या देखा था आपने? देखा बहन आया, उसको टॉर्चर किया, पूरा पोस्टमार्टम जो होता है तो पूरा तो ढक्कन, खाली देखा कान खुला था और कान नहीं है, और
नाखून का था। बहुत सारा नाखून का था। हाँ। कोलकाता मामले में सीबीआई फुल एक्शन में है। आज 3 सदस्यीय सीबीआई की टीम पीड़ित परिवार के घर पहुंची, डिजिटल स्कैनर के साथ तफ्तीश की। सीबीआई पहले भी डॉक्टर के माता पिता से पूछताछ कर चुकी है, आज भी पूछताछ की। टीम में 2 महिला ऑफिसर भी थी। कहा जा रहा है कि मृतक डॉक्टर के पास एक फटी हुई डायरी मिली थी, इसको लेकर भी आज पूछताछ की गई। बताया यह भी जा रहा है कि महिला डॉक्टर के पास मिली डायरी के कुछ पन्ने गायब हैं। माता पिता के मुताबिक वो डायरी लिखती थी। सीबीआई की टीम आज आरजी कर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के टॉप फ्लोर पर गई। टॉप फ्लोर पर जाकर वहां मेजरमेंट किया। ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या ऊपर की छत पर कोई ऐसा रास्ता तो नहीं था जिसके जरिए कोई आया हो। सीबीआई के अधिकारियों ने ऊपर से पूरी बिल्डिंग की मैपिंग की है। सीबीआई के साथ में अस्पताल के वो सुरक्षा गार्ड भी मौजूद थे जो वारदात की रात ड्यूटी पर थे। इस वक्त जिस जगह पे ये सारा कुछ हुआ है उसके ऊपर चढ़कर मैपिंग करने की कोशिश कर रही है। देखिए टॉप फ्लोर है इस अस्पताल का और टॉप फ्लोर से जाके वो सीबीआई की टीम पूरा मैपिंग कर रही है कि कैसे क्या घटना हुई है और इस घटना में कि कहाँ पे क्या रोल है, कहाँ से कितना नीचे तक जो है गहराई है, नीचे तक कितना चौथे फ्लोर पे चूँकि ये मामला हुआ है और ऊपर से भी यह जानने की कोशिश की जा रही है कि ऊपर से ये कितना नीचे तक अंदर इसका कोई आ सकता है, क्या कोई रास्ता है, क्या कोई निकलने की गुंजाइश है। तमाम तरह की वो चीज़ें हैं जिन चीज़ों के बारे में सीबीआई पता लगाने की कोशिश कर रही है। और आपको ऊपर में दिख रहे होंगे सीबीआई के जो लोग हैं वो उस मकान के इसी बिल्डिंग में चौथे फ्लोर पर वो हादसा हुआ जिस हादसे के बारे में बताया जा रहा है। और पीड़िता का सेमिनार हॉल का जो फ्लोर था, जिस फ्लोर पे पीड़िता के साथ सब कुछ हुआ था, उसके ठीक 2 फ्लोर ऊपर टॉप फ्लोर है। तो सीबीआई के जितने भी इन्वेस्टिगेशन की टीम है वो टीम यह पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिरकार कैसे, कहाँ, किस तरीके से, कोई और तो नहीं जा सकता था, ऊपर से कोई रास्ता हो जिधर से वो आया और चला गया हो। ये तमाम तरह की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ हुई डॉक्टर्स की बातचीत बेनतीजा रही है। मतलब यह कि डॉक्टर्स की हड़ताल अभी भी जारी रहेगी। सीबीआई अब मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट करेगी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने सियालदा कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिका दाखिल की है। अगर संजय रॉय के पॉलीग्राफी टेस्ट की अनुमति मिल जाती है तो टेस्ट होगा। वहीं बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार सबूत मिटा रही है, जबकि टीएमसी बीजेपी पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगा रही है। आप देखिए कैसे कोलकाता रेप हत्या केस पर सियासी टक्कर हो रही है। जबकि वहां पर और भी बॉडीज पड़ी थी तो उन्होंने जल्दबाजी दिखाते हुए लाश को, मतलब इस बेटी को जलाने के लिए जल्द से जल्द आग्रह किया। इसका मतलब क्या है कि वो चाहते थे कि कोई सबूत ना बच पाए और पहले दिन से सबूत मिटाव चल रहा है। इस मामले में कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस का कनेक्शन नजर आ रहा है। जब सेंसिटिव इशू का कोई वीआईपी का कोई सेंसिटिव इशू का आता है वो भीड़ हो जाता है, इसलिए बोला होगा। इससे छोड़कर और कोई भी कुछ कारण नहीं है। उस पार्टी का रोल पूरा देश में सबका मालूम है, उसको बात नहीं करना चाहिए। नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस तरह से पुलिस हड़बड़ी में थे बॉडी को क्रीमेट करने में, क्यों इतना जल्दबाजी किस लिए था? हम लोग बार बार बोले प्रिजर्व करने के लिए बॉडी, वो लोग नहीं किए। जोर जबरदस्ती बॉडी को लेके चले गए। पेरेंट्स को मालूम ही नहीं है बॉडी कहाँ है। पेरेंट्स हमारे साथ टाला थाना का सामने खड़े हैं, रो रहे कि मेरी बेटी का बॉडी कहाँ है। मंच पर बलात्कारियों के साथ खड़े होकर उनके लिए वोट मांगेंगे, तब तक ऐसी घटनाओं को प्रोत्साहन मिलता रहेगा। हमारे पॉलिटिशियंस को भी सोचना चाहिए, हमारी जांच एजेंसीज को भी जल्द इन ऐसे केसेस पर एग्जाम्पल बनाकर सजा देनी चाहिए। सिर्फ बंगाल में ही हो रहा है क्या? जो हो रहा है उसके लिए सबको आक्रोश है। इस तरह के संगीन जघन्य अपराध में राजनीति के लिए सुराख मत बनाइए। क्रूरता की मूर्ति बन चुकी है, उनको कोई कार्रवाई नहीं करनी है। आप झूठ मूठ का इधर से उधर नोटिस देके गवाहों पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस से फ़ोन करवाया जा रहा है कि आप शांत रहो, नहीं तो ख़राब हो जाएगा, करियर ख़राब हो जाएगा। डॉक्टरों को धमकी मिल रही है।
अब दलदल में डूब रहे ममता बनर्जी की अंतिम छटपटाहट। और सत्ता में अब बात केंद्र सरकार के एक ऐसे विज्ञापन की जिसमें बात तो लैटरल एंट्री की थी, लेकिन राजनीति ने इसमें इतनी जल्दी एंट्री ले ली कि अब सरकार इस पर सफाइयां दे रही है और विपक्ष लगातार नुकीले हमले कर रहा है। दरअसल संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने शनिवार को बिना परीक्षा आईएएस बनाने वाले सिस्टम यानी लैटरल एंट्री का एक विज्ञापन निकाला। इसके तहत केंद्र सरकार के 24 अलग अलग विभागों में 45 सचिव स्तर की नियुक्तियां होने वाली हैं, लेकिन इन नियुक्तियों से पहले लैटरल एंट्री में आरक्षण न होने की चर्चाओं ने सरकार को चारों तरफ से घेर लिया, जिसके बाद सरकार और विपक्ष को एक दूसरे पर हमला करने के लिए नया मुद्दा मिल गया। सत्ता में आज हमने इसी लैटरल एंट्री पर एक तथ्यात्मक कुंजी तैयार की है, जिससे आप समझ पाएंगे कि लैटरल एंट्री क्या है और इस पर राजनीति क्यों हो रही है। सबसे पहले समझिए कि लैटरल एंट्री होती क्या है। लैटरल एंट्री का मतलब बिना एग्जाम के सीधी भर्ती। लैटरल एंट्री के जरिए यूपीएससी बड़े पदों पर इंटरव्यू लेकर भर्ती करता है। ये नियुक्तियां आईएएस रैंक के स्तर पर होती हैं। इसमें संयुक्ति सचिव, निदेशक और उप निदेशक के पद शामिल होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये नियुक्तियां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होती हैं। इसमें राजस्व, वित्त, आर्थिक, कृषि, शिक्षा जैसे सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स शामिल होते हैं। यूपीएससी ने जिन 45 पदों के लिए विज्ञापन निकाला, उनके मुताबिक ये नियुक्तियां 3 वर्ष के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होंगी, जिसे 5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा। संयुक्त सचिव के पद पर 15 वर्ष, निदेशक के लिए 10 वर्ष और उप निदेशक के लिए 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अलग अलग पदों के हिसाब से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी निर्धारित की गई। यहां तक तो सब सही रहा, लेकिन इस पर विवाद इसलिए हुआ क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि इसमें आरक्षण नहीं और सरकार पिछड़ों से आरक्षण छीनने की कोशिश कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार बिना परीक्षा के सीधी भर्ती कर बीजेपी और आरएसएस के लोगों की भर्ती कर रही है। यह संविधान का उल्लंघन है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यूपीएससी की जगह आरएसएस के जरिए लोक सेवकों की भर्ती संविधान पर हमला है। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ पाखंड कर रही है। लैटरल एंट्री यूपीए सरकार में 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर की जा रही है। सरकार की सफाई से अलग विपक्ष इसे बड़े मुद्दे के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। अखिलेश यादव ने तो आरोप लगा दिया है कि पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बीजेपी के लोगों को बिठाने की साजिश है। मायावती ने भी आरक्षण का मुद्दा उठाया और कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के कोटे के अनुसार नियुक्तियां नहीं हुई तो यह संविधान का उल्लंघन है। जबकि तेजस्वी यादव का कहना है कि इसमें किसी भी तरह के आरक्षण का प्रावधान नहीं है। यूपीएससी के जरिए भर्ती होती है तो कैंडिडेट्स एससी, एसटी, ओबीसी के होने चाहिए। जो संविधान सम्मत आरक्षण है वो सुविधाएं आप नकार के लैटरल एंट्री या डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं। पिछले दरवाजे से आप एक तरह से आरक्षण को ख़त्म कर रहे हैं और संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जो हम लगातार चुनाव में भी उठा रहे थे कि साहब ये संविधान बदल देंगे, तो देखिए शुरुआत तो ऐसे ही होती है। बैकडोर से संविधान बदलना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। ये तो इस देश की जनता का धन्यवाद है कि उन्होंने 240 पर बीजेपी को रोक दिया, वरना तो अब तक आरक्षण और संविधान दोनों खत्म हो गया होता। प्रधानमंत्री जी की सोच कतई आरक्षण विरोधी नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से उसमें अलग अलग प्रावधान बनाए जाने की बात कही गई थी, उस पर भी मेरे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर से कहा था और ये कैबिनेट की मीटिंग में ही इस बात को कहा गया था कि आरक्षण को जिस तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो प्रावधान बनाए हैं वही प्रावधान वैसे ही लागू रहेंगे। पहली बात तो सरकार की सोच पूरी तरीके से आरक्षण के समर्थन में है।
प्रधानमंत्री जी की सोच आरक्षण के समर्थन में है। सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, लेकिन इस खबर में तथ्य क्या है? क्या भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में लैटरल एंट्री पहली बार हो रही है? इसकी शुरुआत कब हुई? ये समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। केंद्र सरकार में लैटरल एंट्री की पहली सिफारिश 2017 में हुई। नीति आयोग ने केंद्र सरकार में सचिव स्तर पर लैटरल एंट्री की सिफारिश की। सिफारिश में कहा गया कि अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट की नियुक्ति हो। सचिव और निदेशक स्तर पर 3 से 5 वर्षों के लिए नियुक्तियां की जाएं। नीति आयोग की सिफारिश को सरकार ने मान लिया और भारत के इतिहास में पहली बार 2018 में लैटरल एंट्री से नियुक्तियां हुई। 2018 में सबसे पहले 9 पदों के लिए 6077 आवेदन आए। 2023 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि अब तक लैटरल एंट्री के जरिए 63 लोगों की नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें से 2023 में 57 अधिकारी अपने अपने पद पर कार्यरत थे। 2018 में हर एक वर्ष के बाद नियुक्तियां हो ही रही हैं। 2018 में लैटरल एंट्री के जरिए 9 नियुक्तियां हुई। 2022 में 3 संयुक्त सचिव और 27 निदेशक स्तर के अधिकारियों की नियुक्तियां हुई। 2023 में लैटरल एंट्री के जरिए 20 पदों पर नियुक्तियां हुई। वैसे लैटरल एंट्री को प्रशासनिक सुधार का हिस्सा भी बताया जाता है, जिसकी चर्चा में 1966 में सबसे पहले हुई। 1966 में एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना था। मोरारजी देसाई कमीशन के अध्यक्ष थे। इस कमीशन में प्रशासनिक सेवा में सुधार के लिए कई सुझाव दिए थे। देसाई कमीशन ने लैटरल एंट्री की बात नहीं की। 2005 में कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में दूसरी बार एआरसी बनी। मोइली कमीशन ने लैटरल एंट्री की सिफारिश की थी। कहा गया कि सरकारी पदों पर विशेष कौशल वालों की भर्ती हो। केंद्र सरकार का कहना है कि मोइली कमीशन की सिफारिश पर ही उसने 2018 में लैटरल एंट्री की शुरुआत की। वैसे राजनीति से अलग कई एक्सपर्ट लैटरल एंट्री के फायदे भी गिनाते हैं और बताते हैं कि यह सिस्टम को और भी मजबूत करता है। सरकारी सेवा और एक्सपर्ट और अनुभव दोनों शामिल होते हैं। इससे नई सोच और दृष्टिकोण भी शामिल होता है। लैटरल सिफारिश के वक्त इसके 5 बड़े फायदे भी बताए गए। विशेषज्ञों की जरूरत पूरा करना, निजी नौकरियों से टैलेंट पूल बनाना, निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया हो, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से कामों का आकलन, मौजूदा सिविल सेवाओं के साथ एकीकरण। भारत के अलावा कई ऐसे देश हैं जहां लैटरल एंट्री से अधिकारियों की नियुक्तियां होती हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश में लैटरल एंट्री की व्यवस्था है। इनके अलावा फ्रांस, बेल्जियम, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया और स्पेन जैसे देशों में भी यह सिस्टम लागू है। विशेषज्ञता के आधार पर सरकार में पहले भी नियुक्तियां होती हैं। 2019 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में दावा किया था कि मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह आलूवालिया, विजय केलकर की लैटरल एंट्री से नियुक्तियां हुई थी। बिमल जालान भी आईसीआईसीआई बैंक से होते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर बने। एनटीपीसी के संस्थापक डीवी कपूर ऊर्जा मंत्रालय में सचिव बने। तो लैटरल एंट्री के सवाल पर विपक्ष भले ही लाल है, लेकिन यह कहानी बहुत पुरानी है। जब जिसकी सत्ता होती है वो अपने हिसाब से चीजें तय कर लेता है। सत्ता में अब आपको उस इंडिया डे परेड की भव्य तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो 18 अगस्त को न्यूयॉर्क में निकाली गई। लेकिन इस परेड में आकर्षण का केंद्र रही राम मंदिर की वो झांकी जिसे रोकने की भरपूर कोशिश की गई। धर्म के नाम पर एजेंडा चलाया गया, लेकिन इन सब के बावजूद न्यूयॉर्क में अयोध्या के राम मंदिर की झांकी शान से निकाली गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। इसी के साथ अमेरिका में हिंदुओं के खिलाफ एक बड़ी ग्लोबल साजिश फेल हो गई। मुस्लिम भावनाओं का झंडा दिखाकर जो हिंदू विरोध का एजेंडा चलाने की कोशिश की गई वो भी नाकाम साबित हुई और न्यूयॉर्क की सड़कों पर ढोल और जय श्री राम के नारे के साथ ये भव्य झांकी निकाली गई। और जिन एजेंडाधारियों ने इसे रोकने की कोशिश की वो इन तस्वीरों को देखते रहे और बेचैन होते रहे। 42वीं इंडिया डे परेड ने न्यूयॉर्क के मेडिसन एवेन्यू से ईस्ट 27 स्ट्रीट तक मार्च किया और इस दौरान अयोध्या के राम मंदिर समेत 40 से ज्यादा झांकियां निकाली गईं। इस कार्निवल में बॉलीवुड के कई सितारों ने भी हिस्सा लिया, लेकिन इस झांकी पर पूरी दुनिया की नजर इसलिए टिकी थी क्योंकि इसे रोकने के लिए एजेंडाधारियों ने पूरा जोर लगाया था। अमेरिका के कई मुस्लिम संगठनों ने इस झांकी का विरोध किया, जिसका मुखिया था काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस। इंडिया डे परेड में राम मंदिर की झांकी को रोकने के लिए न्यूयॉर्क के मेयर और गवर्नर को लेटर भी लिखा गया था और तर्क दिया गया था कि राम मंदिर वाली यह झांकी मुस्लिम विरोधी है। हालांकि आयोजकों ने झांकी पर रोक लगाने से पहले ही इनकार कर दिया और 18 अगस्त को इंडिया डे परेड में यह झांकी देशभक्ति और धार्मिक गानों के बीच बड़ी धूमधाम से निकाली गई। इस झांकी का विरोध करने वालों को हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने भी जवाब दिया।
उनकी ओर से कहा गया था कि श्री राम मंदिर मानवता और ईश्वर की अभिव्यक्ति का प्रतीक है। भारत के जन्मस्थान का जश्न दूसरे धर्म का अपमान बिल्कुल भी नहीं है और एक खास मकसद के साथ झांकी रोकने की मांग की गई। इसीलिए भारतीय संस्कृति के उत्सव को रोकना दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास है। और सबसे खास बात यह है कि हिंदू विरोध का एजेंडा चलाने वाले आखिरकार नाकाम भी हो गए। राम मंदिर झांकी की एक बात यह भी रही कि 18 फुट लंबी, 9 फुट चौड़ी और 8 फुट ऊंची इस झांकी को भारत में बनाया गया था और इसे परेड के लिए एयर कार्गो से न्यूयॉर्क भेजा गया था। प्रवासी बंधु अलग अलग झांकी लेकर यहाँ चल रहे हैं। एक पूरा भारत यहाँ दिखाई दे रहा है। भारत की दिव्य संस्कृति, हमारी कालजयी मृत्युंजयी सनातन संस्कृति, उसके संस्कार और उसकी संवेदनाओं के यहाँ दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर सभी झांकियाँ अत्यंत अद्भुत हैं, लेकिन उन सब में अद्भुत आकर्षण है प्रभु श्री राम की झांकी का, राम मंदिर की झांकी का। और ये राम मंदिर की झांकी इस बात का संदेश दे रही है कि भारत की संस्कृति उदार संस्कृति है जो पूरे विश्व को कुटुंब मानती है। I'm most excited to see on the parade. Yes. Well, Indian celebrity. Ram Mandir. We are celebrating here. The speciality for this parade is today we have the Ram Mandir with us. Yes. That's the first time after we build the Ram Mandir. Ram Mandir is going to be presented on this street of the New York, Manhattan. That's the very important thing. So, Bharat Mata ki Jai. Bharat Mata ki Jai. इस सब के बीच में अलग खबर। सत्ता में बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की, जो इस वक्त खतरनाक मोड़ पर है, जहां यूक्रेन कई इलाकों में रूस की विशाल सेना को बड़ा जवाब देने की कोशिश में है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में रणनीतिक लिहाज से अहम एक और पुल को नष्ट कर दिया है, जिसका वीडियो सबूत भी हमारे पास है। यूक्रेन की सेना ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में कुछ दिन पहले की घुसपैठ की थी। यूक्रेनी सेना ने रविवार को पुल पर हमले का वीडियो भी जारी किया। बताया जा रहा है कि यह हमला जोवानोए में सेम नदी के ऊपर किया गया। यूक्रेनी सेना के वीडियो में पुल के ऊपर धुएं का एक बड़ा गुबार दिखाई दे रहा है और इसका एक हिस्सा नष्ट हो गया। हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि कुर्स्क में सैन्य घुसपैठ का मकसद रूसी हमलों को रोकने के लिए एक बफर जोन का निर्माण करना था। आपको बता दें कि साल 2022 में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था। उसके बाद से दोनों देशों के बीच लगातार जंग जारी है। इस जंग में करीब 2 सप्ताह से यूक्रेन ने रूस के इलाकों में बड़ा हमला जारी रखा। हाल में ही यूक्रेन ने ग्लुश्कोवा शहर के पास सेम नदी पर बने एक अन्य पुल को नष्ट कर दिया था। मतलब ये कि यूक्रेन अब तक रूस के 2 पुलों को इसी इलाके में गिरा चुका है। 14 दिन से यूक्रेन की सेना का ऑपरेशन चल रहा है। कुर्स्क क्षेत्र में 80 रिहायशी इलाकों पर नियंत्रण है। 150 रूसी जवानों को बंधक बनाया गया है। 1500 वर्ग किलोमीटर इलाके पर यूक्रेन का कब्जा है। इसकी वजह से 1,20,000 रूसी नागरिकों को शिफ्ट करना पड़ा है।